नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। यहाँ से जो प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। 1 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त होती है। तो वस्तु बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, वहाँ क्या होता है, संतुलन होता है। तो वस्तु बाजार में संतुलन वहाँ होता है जहाँ वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति बराबर होती हैं, वहाँ पर संतुलन होता है या संतुलन की शर्त होती है। तो सही आंसर सी है 1 नंबर प्रश्न में। अगला 2 नंबर प्रश्न है, लर्नर द्वारा दिया गया एकाधिकार कोटि का सूचकांक है। तो एकाधिकार कोटि का सूचकांक जो है P माइनस मार्जिनल कास्ट अपान P प्राइस। तो बी आंसर सही है, बी। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, विकुंचित मांग वक्र का निहितार्थ अनिरंतरता के रूप में प्रतिबिंबित होता है। इसमें सीमांत आय वक्र से, सीमांत लागत वक्र से, कुल आय वक्र से, कुल लागत वक्र से। तो विकुंचित मांग वक्र का निहितार्थ जो है वह मुख्य रूप से प्रतिबिंबित होता है सीमांत आय वक्र से। सीमांत आय वक्र ए ऑप्शन में दिया गया है, 3 का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, मूल्य विभेदीकरण की किस श्रेणी के अंतर्गत क्रेता का उपभोक्ता अतिरेक अनुपस्थित होता है। तो मूल्य विभेदीकरण की प्रथम श्रेणी का मूल्य विभेदीकरण जो है वह अनुपस्थित होता है उपभोक्ता का। तो प्रथम श्रेणी ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला, अगर मूल्य विभेदीकरण की बात की जाए तो एकाधिकार की प्रमुख विशेषता है, और मूल्य विभेदीकरण का मतलब होता है कि उत्पादक या एकाधिकारी अपने उत्पाद का मूल्य हर व्यक्ति से अलग अलग वसूल करता है, या हर व्यक्ति से अलग अलग मूल्य वसूल करने की प्रक्रिया को ही मूल्य विभेदीकरण कहा जाता है। अगला, एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है, इकाई से अधिक, इकाई से कम, अनंत होती है, शून्य होती है। तो एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच जो है वह शून्य होती है, 5 का सही आंसर डी है। अगला 6, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के लिए बाजार में कीमतों का निर्धारण कौन करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के लिए बाजार में कीमतों का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, हस्तांतरण भुगतान सीधे प्रभावित करता है जीडीपी को, जीएनपी को, एनएनपी को, पीडीआई को। तो हस्तांतरण भुगतान पर्सनल डिस्पोजल इनकम को प्रभावित करता है, पीडीआई को प्रभावित करता है। 7 का सही आंसर डी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद मापता है एक विशेष वर्ष के उत्पादन के मूल्य को चालू कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर, पूंजी ह्रास को घटाकर, विदेशी आय को जोड़कर। तो मौद्रिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वह एक विशेष वर्ष में उत्पादन के मूल्य को चालू कीमतों पर मापता है, ए आंसर सही है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्न में से किस से है। तो खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय जो है वह सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से है। तो यह जो दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है, 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है। तो जीएनपी एवं जीडीपी में अगर अंतर की बात की जाए तो ऑप्शन देखते हैं मूल्यह्रास का। तो मूल्यह्रास का जो अंतर होता है वह
नेट या शुद्ध में होता है। विशुद्ध निर्यातों का, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का, विशुद्ध अप्रत्यक्ष करों का। तो जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर जो होता है वह विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का होता है। सही आंसर सी है। अगर जीएनपी की बात की जाए तो जीएनपी बराबर होता है एनएनपी प्लस मूल्यह्रास, या कह सकते हैं जीएनपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। यह जीएनपी ज्ञात करने का तरीका हुआ। और जीएनपी को हम बता सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के माध्यम से भी जीएनपी को दिखाया जा सकता है। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो जीडीपी में निर्यात एवं आयात को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें सी प्लस आई प्लस जी को शामिल किया जाता है। अर्थात जीएनपी और जीडीपी में जो मुख्य अंतर है वह विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का अंतर है, जिसमें जीएनपी में निर्यात एवं आयात के मूल्य को रखा जाता है तथा इसमें जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह सी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी, कभी भी औसत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक नहीं हो सकती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में अन्योन्य रूप है, निर्वचन होने की स्थिति में इकाई से अधिक हो सकती है। तो किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वह कभी भी इकाई से अधिक नहीं हो सकती है। तो कभी भी इकाई से अधिक होने का मतलब हुआ ए आंसर सही है 11 नंबर प्रश्न में। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्न व्यापार चक्रों में कौन सा फिलिप्स वक्र से प्रत्यक्ष संबंधित है? गुणक त्वरक व्यापार चक्र। तो गुणक त्वरक व्यापार चक्र की बात प्रोफेसर हिक्स करते हैं। अतिनिवेश व्यापार चक्र सिद्धांत यह भी नहीं, वास्तविक व्यापार चक्र यह भी नहीं। तो राजनीतिक व्यापार चक्र जो है फिलिप्स वक्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अस्थायी आय की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है 0, 1, 1 से कम, 1 से अधिक। तो मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार अस्थायी आय की सीमांत प्रवृत्ति जो है वह 0 होती है। तो 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। स्थायी आय 13 का सही आंसर ए है, 0 होती है। इस प्रकार से स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा किया गया है। अगला है, स्थायी आय परिकल्पना संबंधित है किन्स से, ड्यूजनबरी से, टॉबिन से। कोई नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि स्थायी आय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा किया गया है। इसके अलावा उपभोग की परिकल्पनाओं में सापेक्ष आय परिकल्पना प्रोफेसर ड्यूजनबरी द्वारा दी गई थी, निरपेक्ष आय परिकल्पना किन्स द्वारा दी गई है और जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी द्वारा दी गई थी। यह परिकल्पनाएं जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं और इन परिकल्पनाओं से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन की, सापेक्ष आय परिकल्पना ड्यूजनबरी की, निरपेक्ष आय परिकल्पना किन्स की तथा जीवन चक्र परिकल्पना मोदिग्लियानी की, इन सब के बारे में डिटेल से एक वीडियो बनाएं तथा किन्स का जो उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है जिसको निरपेक्ष आय परिकल्पना भी कहा जाता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करें। तो इस प्रकार से स्थायी आय परिकल्पना मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा दी गई थी और फ्रीडमैन ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो डी आंसर है 14 नंबर प्रश्न का। अगला 15 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान होता है। तो कृषि क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, व्यापार क्षेत्र का। तो वर्तमान में जो है भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र या कह सकते हैं सेवा क्षेत्र का है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का कह सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है। स्वतंत्रता के समय भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में योगदान की अगर बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि का योगदान सबसे ज़्यादा था
और तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवाओं का योगदान सबसे कम था। अगर वर्तमान परिदृश्य की बात की जाए तो वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है अर्थात प्रत्येक क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र का है। तो इसका सही आंसर जो है 15 का सबसे ज़्यादा योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, सी है। तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर पूर्णतः लोचदार होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है, लोचदार होती है कोई नहीं। तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर जो है वह पूर्णतः लोचदार हो जाती है, पूर्णतः लोचदार। ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। और तरलता जाल की बात जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा की गई है। अगला, मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किसके विपरीत संबंध रखती है? आय, विनियोग, ब्याज दर, मुद्रा पूर्ति। तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है वह ब्याज दर से विपरीत संबंध रखती है। मुद्रा की सट्टा मांग जो है ब्याज दर से विपरीत संबंध रखती है। 17 का सही आंसर सी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है वह L2 बराबर फंक्शन ऑफ R द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात मुद्रा की सट्टा मांग का संबंध जो है वह ब्याज दर से होता है। इसके अलावा जो अन्य दो मांगें बताई गई हैं उनका संबंध जो है आय से होता है। अन्य दो मांगों में आकस्मिक मांग और पूर्वोपायी मांग को लिया गया है। अगला प्रश्न है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था J.S. मिल द्वारा, गुस्ताव कौशल द्वारा, रिकार्डो द्वारा, हैबरलर द्वारा। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल द्वारा दिया गया 1920 में। 19 का सही आंसर बी है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह डेविड रिकार्डो द्वारा किया गया था। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ द्वारा निरपेक्ष लागत सिद्धांत की बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत में की गई है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है दो देश दो वस्तु मॉडल, दो देश बहुवस्तु मॉडल, बहुदेश बहुवस्तु मॉडल, दो वस्तु बहुदेश मॉडल। तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो है वह दो देश दो वस्तु मॉडल पर आधारित है। दो देश कोई भी लिए गए हैं और कोई भी दो वस्तु को लेकर रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या की है। तो इसलिए 22 का जो सही आंसर 21 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर जो है वह ए है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र प्रदर्शित करता है। यह क्या बता रहा है? D0 से D1 की तरफ आने पर उसी कीमत रेखा पर जो पहले वस्तु की मांग D0 थी फिर घटकर D1 हो गई, तो कह सकते हैं कि मांग में कमी हुई है। मांग में कमी ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सही आंसर ए है। अगला, वर्ष 2023-24 के लिए MPS मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य धान सामान्य तथा धान ग्रेड ए के लिए निर्धारित किया गया है। तो सामान्य धान के लिए जो 2023-24 में समर्थन मूल्य है वह 2183 रुपया है और 2183, और ग्रेड ए धान के लिए जो मूल्य है वह 2203 रुपया है। तो सही आंसर सी है 23 नंबर प्रश्न में। अगला 24 नंबर प्रश्न है, रुपये को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया अगस्त 1994 में, अप्रैल 1995 में, अप्रैल 1996 में, अप्रैल 1993 में। तो रुपये को चालू खाते में भुगतान शेष के चालू खाते में जो परिवर्तनीय बनाया गया वह अगस्त 1994 में बनाया गया। 94 का सही आंसर सी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 24 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा
वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।